गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन, और लिक्विड सॉल्यूशन में लास्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम लोग पढ़ रहे थे, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन को यदि हमने सेपरेट कर दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और एक सॉल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और दूसरा वाला मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी होती है कि सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स है वो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो करता है। इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो एक्सेस प्रेशर जो डेवलप होता है मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की ओर ड्यू टू ऑस्मोसिस एट ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, है कि नहीं, जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका दो फार्मूला था। एक तो सिंपल फार्मूला DGH, डी क्या डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो H एक्स्ट्रा हाइट जो है लिक्विड सॉल्यूशन का जी, जो कि मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में राइज किया है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फार्मूला था। सिखाया था इसका यूनिट भी कि किस तरह से इस्तेमाल करना है, सब ऐसा यूनिट में पुट करना है। तो पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये पास्कल में आएगा, और डेंसिटी जो हमें पुट करना है ऐसा यूनिट में, यानी कि हमें पुट करना है इन केजी पर मीटर क्यूब में। जी का मान तो आपको पता ही है 9.8, और ये जो हाइट पुट करना है इन मीटर। और एक और फार्मूला वॉन थॉप साहब ने दिया, साइंटिस्ट थे, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, पाई इज इक्वल टू CRT। सी क्या? मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज मोलारिटी, और R है 0.082। ये आएगा एटमॉस्फेयर में। पाई का वैल्यू यूनिट बढ़िया से सीख लेना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। और C तो मोलारिटी है ही है, मोल पर लीटर में। R का वैल्यू आपको पुट करना है 0.0821 वाला, और टेम्परेचर केल्विन में, है कि नहीं। तो ये प्रेशर आता है एटमॉस्फेयर में। चलो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे, कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। 10% weight by volume aqueous solution of glucose is isotonic with 20% weight by volume aqueous solution of a non-volatile solute. Calculate molar mass of solute अब ये क्वेश्चन है, और इसमें मोलर मास जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वो पूछता है। पहले देखो ये है क्या, आइसोटोनिक है ना। जैसे ही कह दिया आइसोटोनिक तो सिखाया था कि दो सॉल्यूशन यदि आइसोटोनिक होता है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है।
टेम्परेचर नॉर्मली मेंशन नहीं करता, यानी कभी भी कंपेयर करते हैं तो सेम टेम्परेचर पर ही कंपेयर करते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए लास्ट क्लास में सिखाया था, फिर से देख लोगे। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए ना, अगर दो सॉल्यूशन है तो पाई का वैल्यू बराबर होगा, यानी पाई 1 इक्वल टू पाई 2, यानी C1 RT इक्वल टू C2 RT, RT RT कैंसिल होकर के यहीं से फार्मूला मिला था C1 इट इज इक्वल टू C2, यानी दोनों सॉल्यूशन का यदि मोलर कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो वह सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा। अब किसी को हमने C1 किसी को C2 कह दिया, मान लो कि ये C1 जो है ना, ये हमने लिख दिया ग्लूकोज वाला के लिए, जिसका कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, पहला सॉल्यूशन। और दूसरा जो सॉल्यूशन है जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अननोन जो सॉल्यूट है जिसके बारे में नहीं पता, जिसका कि मोलर मास पूछता है, ये अननोन सॉल्यूट वाला सॉल्यूशन है। दोनों को बराबर कर देंगे तो वहां से जो अननोन क्वांटिटी है वो मिल जाएगा। अब ये C1 क्या, मोलारिटी पहले वाले सॉल्यूशन का, तो पहला वाला जो सॉल्यूशन है ना वो है 10% वेट बाय वॉल्यूम। अब ये आपको पढ़ने आता है, जैसे ये कहते हैं ना, तो ये हो गया 100 ml सॉल्यूशन यदि है तो उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन है, इस बार ग्लूकोज है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज है। हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, तो यहीं से पढ़ करके ना C1 हमको मिल जाएगा। C1 का मतलब क्या, मोलारिटी। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का, कितना ग्राम, 10 ग्राम, तो 10 को डिवाइड कर दिया 180 से, तो नंबर ऑफ मोल मिला सॉल्यूट का जो कि ग्लूकोज है, एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 100 ml का मतलब 0.1 लीटर है कि नहीं। तो इतना मोलर सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये C1 का वैल्यू हो गया इतना मोलर। 10/18, 5/9 लिख सकते हो इसको, है ना। ये हो जाएगा 18, 10/18 का मतलब 5/9 मोलर। ये पहला सॉल्यूशन हुआ। दूसरा जो सॉल्यूशन है 20% वेट बाय वॉल्यूम है। अब आपको पढ़ने आता है तो डायरेक्टली हम C2 ही निकाल लेते हैं ना, C2 ही निकाल लो। इसका मतलब हुआ 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट, यानी 20 ग्राम सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 20 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास नहीं पता M2 मान लो। M2 क्या, मोलर मास किसका, ये जो नॉन वोलेटाइल अननोन सॉल्यूट है उसका, ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का मिला एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 ml में 20 ग्राम है, यानी 100 ml का मतलब 0.1 लीटर है कि नहीं, कितना मोलर। यही M2 आपको कैलकुलेट करना है, जो मोलर मास है, स्मॉल m जो लिखा है, यही मोलर मास सॉल्यूट का है। तो C1 इक्वल टू C2 कर देते हैं, C1 इक्वल टू C2। 360 ग्राम सर। हाँ वेरी गुड, यस सर। सॉल्व कर लिया। तो कट पिट सब जाता है आराम से, 10/180 था गुने 0.1 था, राइट हैंड साइड में 20/M2 गुने 0.1 है। सॉल्व इसको कर लो, आंसर आ गया, ये आपस में कैंसिल आउट कर लेना, है कि नहीं। तो M2 का वैल्यू मिल गया 360, ये मोलर मास हो गया। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, नोट कर लो, आंसर हो गया।
हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया। नो सर। ठीक है, नोट कर लो बेटा। हो गया सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सर थोड़ा सा बैक किए तो छूट गया। हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। ठीक है बेटा, हो गया। तो अगले स्लाइड पर आते हैं। अब जरा ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन को। 0.2% weight by volume aqueous solution of a non volatile solute is allowed for osmosis at 27 degrees Celsius due to this extra height of solution developed was 40 millimeter at osmotic equilibrium. इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लिखते हैं ना, इसका मतलब इक्विलिब्रियम। डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का is 1 ग्राम पर ml। Take 1 ATM is equal to 10 to the power 5 पास्कल होता है 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल, लेकिन आपको लेना है एक एटमॉस्फेयर, इट इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। करना क्या है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, और ऐसे क्वेश्चन में जब मोलर मास पूछता है तो देखोगे कि सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा जो हाइट डेवलप होता है वो भी दिया हुआ है। तो सर कौन सा फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा? अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए दोनों ही फार्मूला इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, दोनों ही फार्मूला। देखो सब ध्यान से, जरा हमको वीडियो ऑन करने दो, है कि नहीं? दोनों ही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो दो फार्मूला सिखाए थे, एक तो डीजीएच फिजिक्स वाला फार्मूला और दूसरा सीआरटी, दोनों फार्मूला को यूज करके दोनों को बराबर कर दो। लेकिन जब दोनों को बराबर करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो यूनिट होना चाहिए दोनों में सेम ही होना चाहिए, तभी बराबर करेंगे। और बराबर करने के बाद जो अननोन है वो आपको मिल जाएगा। तो देखो सब ध्यान से, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक लाइन में एक क्वेश्चन सॉल्व होता है।
ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई के लिए हमारे पास फार्मूला है। अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो फार्मूला डीजीएच, अगर कंसंट्रेशन दिया है तो फार्मूला सीआरटी। अब भाई हमारे पास कंसंट्रेशन वाला भी है और डेंसिटी वाला भी है, तो सीआरटी वाला भी पुट कर दिया और डीजीएच भी पुट कर दिया, है कि नहीं। इधर लेकिन पास्कल में सीखे थे डीजीएच से और सीआरटी से एटमॉस्फेयर में सीखे थे प्रेशर कैलकुलेट करना। यूनिट सेम करेंगे। कब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तुमको निकालने आ गया, देखो 0.2% है ना, रफ में यहीं से निकालिए। इधर लिखा 0.2% वेट बाय वॉल्यूम है। पढ़ने आता है सबको कि 100 ml सॉल्यूशन में 0.2 ग्राम सॉल्यूट है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हम तुरंत ही निकाल सकते हैं। सी इट इज इक्वल टू, मोलरिटी है तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का, तो 0.2 ग्राम है, डिवाइड बाई क्या भाई, तो मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, M2 मान लो, ये तो निकालना है, एंड डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का हुआ। कितने ml में डिफाइन होता है, 100 ml, अभी तो थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे, तो 100 ml का मतलब 0.1 लीटर, है कि नहीं। यानी बेसिकली कंसंट्रेशन सी जो हुआ वो 2/M2 मोलर ना, मोलर कैपिटल है, मोलर का मतलब मोलर, यानी बेसिकली ये कंसंट्रेशन हुआ। तो यहाँ पर पुट करते हैं सी का वैल्यू 2 डिवाइड बाई M2, यही M2 हम लोग को निकालना है। R का वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर वाला, एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया, केल्विन में कितना 300, लेफ्ट वाला हो गया। लेकिन ध्यान से देखो ये जो प्रेशर हम लोगों ने लिखा, बताओ सब किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में कि पास्कल में, एटमॉस्फेयर में सर। टीएम टीएम एटीएम में आएगा, और दाया वाला तो पास्कल में आना है, तो इसको भी हमको पास्कल में चेंज करना पड़ेगा ना। यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेयर में, यही चीज सिखा रहे हैं। बहुत बच्चा ये नहीं करता तो आंसर गलत हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो आपने लिखा ना, ये एटमॉस्फेयर में अभी तक आया है, जिसको पास्कल में करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁵ से। एक एटमॉस्फेयर में 10⁵ पास्कल लेना है। इट इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड वाला डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में हमें पुट करना है। डेंसिटी कह रहा है 1 ग्राम पर ml है। अब 1 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना। क्या भाई, 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये सब कन्वर्जन याद रहेगा, तब जाकर के न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। जी का मान कितना 9.8, हाइट मिलीमीटर में दिया हुआ है, आपको किस में लेना है, मीटर में, तो 40 मिलीमीटर 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया मीटर, है कि नहीं। तो ये मीटर में DGH सब ऐसा यूनिट लिया, तो राइट हैंड साइड वाला भी पास्कल हो गया और ये भी पास्कल। अब यहाँ से यहाँ तक मिल करके ये पास्कल हो गया। राइट हैंड साइड वाला पास्कल में था, लेफ्ट वाला को भी पास्कल में कर दिया, यूनिट सेम हो गया, बराबर कर सकते हैं। अब तो M2 हम निकाल ही सकते हैं मोलर मास, बाकी तो गुना भाग रह गया, बहुत बड़ा मोलर मास आएगा। कैलकुलेट करो इसको, ये लगता है आपस में कैंसिल हो गया, तो ये 2 गुने 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ डिवाइड बाई, इधर ले आओ 9.8 डिवाइड बाई 40, M2 को उधर लेते गए थे, इतना मोलर मास आएगा ग्राम पर मोल में। ये आंसर खतरनाक सा, ज्यादा, बहुत ज्यादा आता है। नोट कर लो।
सर 1 ग्राम/ml को केजी मीटर क्यूब में कैसे कर दीजिए सर, वो फिर से रिपीट करें। 1 ग्राम/ml है ना, तो केजी पर मीटर क्यूब में 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। वो कैसे? ये सब बहुत जगहों पर सिखाया जाता है। ये देखो, ग्राम पर ml का मतलब क्या है? 1 ml में 1 ग्राम तुम्हारा सॉल्यूट है। अब ग्राम को किलो में करोगे, तो ग्राम को किलो में करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 गुने 10⁻³ केजी होगा ना। तो ऊपर वाला किलो कर लिया, नीचे वाला ml को पहले लीटर में कन्वर्ट करो, तो 10⁻³ लीटर। 1 ml में 1/1000 से डिवाइड करेगा ना, 1/1000 लीटर। तो ml का मतलब मिलीलीटर, तो लीटर कितना? 10⁻³ और लीटर को फिर मीटर क्यूब में करो, तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो ये नीचे वाला मीटर क्यूब हो गया बच्चा, खुद ही से कर सकता है। तो आपस में ये वाला कैंसिल होकर ऊपर 1000 हो गया। 1000 क्या? यही केजी पर मीटर क्यूब। एक जीरो छूट रहा है, तो इसको याद कर लेना, ये सब बड़े काम का है, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड स्टेट वगैरह हर जगह पर काम पड़ता है। गैसियस स्टेट हो, सॉलिड स्टेट हो, डेंसिटी का कन्वर्जन ना बढ़िया से आना चाहिए। कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है। 1.2 इंटू 10 के पावर 4 के आसपास सर। सही कह रहा है। 1.2 इंटू 10 का पावर 4 आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट यदि करोगे तो 1.2 इंटू 10 का पावर 4 बहुत बड़ा। ये सब क्या होता है सर? होता है ये सब पॉलीमर वगैरह होता है, प्रोटीन वगैरह, पॉलीमर वगैरह, ये सब का मोलर मास जो होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। हो गया? नोट कर लो सब। सर। यस सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन है इसमें? पूछना समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? या ऐसा क्वेश्चन पूछे ना बहुत लंबा इधर उधर करके देता है, इसी को लैंग्वेज में कुछ कुछ लिख देगा। बस देखना कि क्वेश्चन में डेंसिटी भी दिया और हाइट भी दिया एक तरफ, और दूसरे तरफ टेम्परेचर भी दिया और कंसंट्रेशन भी दिया। इसका मतलब है कि दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, दोनों को बराबर कर दो, यूनिट सेम रखो, और जो अननोन है उसमें से आ जाता है। ये सिर्फ दिमाग में रखना है, तो ऐसा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा ना क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, सोच करके बताओगे। इसमें कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकली नहीं सोचना है। To which side of solution white precipitate will be formed? हमारे पास दो सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दोनों सॉल्यूशन को SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। SPM है। एक तरफ 0.01 मोलर एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन है, दूसरे तरफ 0.10 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन है ना। ये दो सॉल्यूशन हमारे पास है, एक तरफ AgNO3 और NaCl। अब इनऑर्गेनिक कहता है कि AgCl और NaCl आपस में जब रिएक्ट करेगा तो बनता है Ag
सॉरी AgNO3 है ना, ऐसे लिख दिया, इसको थोड़ा इरेज करो। AgNO3 है, ये AgNO3 और NaCl बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड है AgCl बनेगा, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, यही व्हाइट बनता है। इनऑर्गेनिक में भी पढ़े होंगे बहुत जगहों पर, ये बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है। तो AgCl और NaNO3 बनेगा। तो यही जो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट है, किस साइड में बनेगा, इसको हमने कह दिया लेफ्ट वाला को साइड 1 और राइट वाला को कह दिया साइड 2। इधर साइड 2, इधर साइड 1। सोच करके बताओ कि AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट किस साइड में बनेगा? साइड 2 में सर। साइड 1 सर। 2 सर। सोचोगे बढ़िया से? 2 सर। साइड 2 में सर। साइड 2 में। और कोई बताओ, और कुछ सोचो, बढ़िया सोचना है। पीछे में जो कॉन्सेप्ट सिखाया था वो भी सोचना है, इसीलिए हम बार बार स्ट्रेस डाल रहे हैं शुरुआत में कि ऑस्मोसिस क्या होता है, कहाँ से फ्लो करता है, एटसेट्रा। कौन फ्लो करता है हिंट दे रहे हैं, वो भी सोचना है। SPM सर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो करता है। अच्छा, जो बच्चा ये बताया, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? है सर साइड 1 में आएगा सर। साइड 1 कुछ कह रहा है, साइड 1 में ज्यादा बच्चा साइड 1 में कह रहा है। क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो जो होता है ये ज्यादा है ना, 0.1 ज्यादा है। यानी अगर मैं कह दूं ये C2 है, ये C1 है, इसको कह दिया ये C2 है और ये जो कंसंट्रेशन है वो C1 है, ये C1 है और ये C2 है। तो दिख रहा है कि C2 बड़ा है, C2 इज ग्रेटर देन C1, है कि नहीं? तो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में फ्लो करता है कि लो से हाई में फ्लो करता है? पहले कॉन्सेप्ट बताओ। सर हाई से लो टू हाई। लो से हाई होता है। लो से हाई। लो से हाई सर। उससे हाई सर। लो से हाई। हाँ तो याद न रखना है बच्चे, देखो खुद बच्चा सब गड़बड़ करता है। लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, मतलब जिधर पतला सॉल्यूशन है ना उधर से सॉल्वेंट निकल करके मोटा सॉल्यूशन साइड की ओर जाएगा, उसको भी पतला करना चाहेगा ताकि दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कि एक तरफ पानी ज्यादा है, दूसरी तरफ पानी कम है, तो जिधर पानी ज्यादा है उधर से बहाव होगा, जिधर की पानी कम है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है। तो ये ध्यान रखना है, ये बात तो पीपीटी बनेगा ही नहीं। हाँ अभी कुछ बच्चा बोला, इधर पहले देखो क्या नाम है तुम्हारा, जो अभी जो बच्चा बोला बेटा वो? सुमन। सुमन। हाँ ये देखो, ये कह रहा है कि पीपीटी नहीं बनेगा, एकदम सही कह रहा है। लेकिन बेसिक से चलते हैं, ये बात तो श्योर है कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट निकल करके ना मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की ओर जाएगा, पक्की बात, ये तो है ही है। लेकिन कौन जाएगा? सॉल्यूट का पार्टिकल एसपीएम के थ्रू जाता है कि सॉल्वेंट का पार्टिकल? बताओ साहब। सॉल्वेंट ना, यही सिखाया था उस दिन कि ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। अरे भाई, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव करेगा, सॉल्यूट का पार्टिकल जो कि NaCl और AgNO3 जो है वो आपस में अगर मूव ये नहीं कर रहा है, ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, मूवमेंट अगर सॉल्यूट पार्टिकल का होगा ही नहीं तो आपस में मिलेंगे नहीं, और आपस में मिलेंगे नहीं तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ये बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन देता है बहुत बार। कभी कह देगा कि इधर में कोई सब्सटेंस था, इधर में कोई सब्सटेंस था, और तुमको इनऑर्गेनिक से पता है कि दोनों मिलेगा तो एक कलरफुल सब्सटेंस बनेगा, ब्लू कलर बनेगा। पूछेगा कि किधर में कलर बनेगा, और एसपीएम बीच में लगाया हुआ तो कोई भी कलर नहीं बनेगा,
इसीलिए कलर नहीं बनेगा, क्योंकि एसपीएम के थ्रू में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करता है, सॉल्यूट का पार्टिकल फ्लो नहीं करता। तो बेवकूफ बनाने के लिए बहुत बार क्वेश्चन देता है। तो ये बात सही है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास करेगा, बट सॉल्यूट पार्टिकल विल नॉट फ्लो, यही ध्यान रखना है। तो आंसर है नो पीपीटी विल बी। सुमन अभी देखो उसको स्ट्राइक किया, जो थ्योरी पढ़ाया था, नो पीपीटी विल बी फॉर्म्ड। इसका रीजन क्या है? रीजन भी है ना, रीजन है तभी तो। रीजन है कि ये जो एसपीएम महोदय हैं, allows only solvent molecules to pass through it। नोट कर लो। तो सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे की ओर क्रॉस ही नहीं करेगा, तो उनका आपस में रिएक्शन नहीं होगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट विल नॉट बी फॉर्म्ड। और देखो बेसिक नहीं भूलना है बच्चे कि सॉल्वेंट का फ्लो किधर से किधर होता है, लेस कंसंट्रेटेड। हिंदी में याद रखो ना यार, जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन यानी कि जिधर में कंसंट्रेशन कम है उसमें पानी ज्यादा है, तो पानी का बहाव किधर से होगा? जिधर ज्यादा पानी है वहां से बह करके जिधर कम पानी है उधर जाएगा। सॉल्वेंट वाटर ही ले लो और ऐसा सोचो। सर तो जो आरओ में से जो प्योर वाटर निकलता है उसमें से कुछ मिक्स होके आता होगा ना, क्या जैसे मिक्स मोर होगा? कर मिक्स की हो जाता है तो। नहीं नहीं, मोर या लेस कहीं से भी आएगा, तो उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल ही, सिर्फ पानी ही निकल करके आता है। उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है सब, तभी तो देखो जितना बढ़िया फिल्टर होता है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, उतना ज्यादा इसेंशियल जो तुम्हारा मिनरल्स वगैरह उसको भी छान देता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं, बहुत लोग, कि मिनरल वाला पानी जो है ना उसमें मिनरल होता ही नहीं है, झूठा सब बोलता है। मिनरल तो उसमें है तो सब छान उन लेता है कि नहीं? अब जब भी एसपीएम की बात करते हैं तो आइडियल एसपीएम, आइडियल एसपीएम का मतलब क्या? एकदम ऐसा एसपीएम जो कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास करे। अब दुनिया में कोई आइडियल चीज थोड़ी ना होता है। तो जब भी ये यहाँ पर न्यूमेरिकल, जब भी थ्योरी की बात करते हैं तो एसपीएम। अब तुम्हारा एसपीएम खराब हो गया, पता नहीं उसमें छेद हो गया तो बड़ा बड़ा पार्टिकल भी निकल करके आ जाएगा यार। तो कभी भी हम एसपीएम की बात करें तो आइडियल, जो कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास करता है। तो हमारे यहाँ जो प्योर वाटर जो आता है उसमें कुछ मिक्स होगा ना, कोई मिनरल। प्योर वाटर नहीं, अगर सिर्फ प्योर पानी है तो फिर मिनरल कहाँ से होगा यार? प्योर वाटर का मतलब मेटर, अगर मिला दिया तो मिक्सर ना हो गया। यस प्योर सर। वाटर का मतलब प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो कि एक ही तरह का कंपाउंड, एक ही तरह का एलिमेंट होता है, उसको ना प्योर कहते हैं। उसमें तो मिनरल मिला दिया और प्योर भी बोल रहा है, तो ये तो विरोधाभासी हो गया तुम्हारा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जिसको प्योर कहते हैं ना, एग्जैक्टली वो प्योर नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंड्स टू जीरो, बहुत पीपीएम में कह लो। दूसरे भी मिनरल्स, अगर मिनरल कह लो तो पीपीएम में मिनरल्स होते हैं। 100% अगर प्योर है, वेपोराइज करके एकदम बनाया कि सिर्फ पानी ही पानी, तो उसमें दूसरा कोई सब्सटेंस नहीं हुआ। चलो भाई, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कभी कभी होता क्या है कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुमको दे देगा और दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, एलिवेशन इन boiling point of an aqueous solution of urea was 0.52 degree Celsius. Calculate
osmotic pressure at 27 degrees Celsius if density of solution is 1.05 ग्राम पर ml। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। देखो सब ध्यान से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हम लोग सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, वो कह रहा है कि एलिवेशन जो है 0.52 डिग्री सेल्सियस का है बॉइलिंग पॉइंट में, यानी बॉइलिंग पॉइंट उस सोल्यूशन का बढ़ गया, डेल्टा टी भी दिया हुआ। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का वैल्यू पूछता है, जबकि डेंसिटी भी सोल्यूशन का दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया। एक चीज और इसमें दिया हुआ है केबी का वैल्यू। केबी किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कौन है? पानी। इट इज इक्वल टू 0.52। अब दिमाग लगाओगे क्या भाई? दिमाग ये लगाएंगे कि हमको निकालना क्या है और दिया हुआ क्या है। हमको निकालना है कंसंट्रेशन, क्योंकि पाई चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए CRT। टी पता है, आर पता है, ये कंसंट्रेशन मिल जाए, मोलरिटी मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करना है और दिया हुआ क्या है, वहां से हमें क्या मिल सकता है वो जरा देखो। दिया हुआ है डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना? 0.52, यही दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस, यहाँ दिया है ये। अब इसका क्या फार्मूला होता है डेल्टा टीबी का? तो फार्मूला सबको याद है, केबी एंड मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। अब यहाँ से देखो तुरंत दिमाग चला, अरे भाई केबी का वैल्यू पुट करेंगे तो मोलालिटी आ जाएगा, लेकिन हमको मोलालिटी नहीं बल्कि ये हमको मोलारिटी चाहिए। ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, तो मोलारिटी चाहिए। तो क्या मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करना सिखाया था? सिखाया था। तो कन्वर्ट करके यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो 0.52 इट इज इक्वल टू केबी है 0.52 और मोलालिटी हमको नहीं पता, केबी का वैल्यू भी उतना ही दिया, तो मोलालिटी आंसर आ गया 1 मोलर, 1 मोलर है ना। लेकिन ये तो मोलालिटी आया, हमको तो मोलारिटी चाहिए, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं। इसको हमको चेंज करना है मोलारिटी में। अब ये जो 1 मोलर आया, अगर इसका हिंदी में अर्थ आता है तो मोलारिटी वहीं से मिल जाएगा। सबको अर्थ याद है? बोलो तो बच्चे, क्या होता है इसका अर्थ? बोलो। 1 kg सॉल्वेंट में 1 kg solvent में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट 1 है, 1 किलो सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट का, इसका अर्थ यही तो हुआ। एक हाँ, तो इसी से 1 किलो सॉल्वेंट में अर्थ से ही सब चीज निकल जाता है। 1 किलो सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट है, 1 मोल सॉल्यूट है। और एकदम स्मार्ट हो गया ना प्रैक्टिस से, तो यहाँ से डायरेक्ट ही हम कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी लिख सकते हैं। यानी हमको क्या चाहिए? कंसंट्रेशन, जिसके लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल। किसका? सॉल्यूट का। कैसे निकालोगे? यही पढ़ के। और क्या? 1 मोल सॉल्यूट है, और क्या चाहिए? नीचे में वॉल्यूम चाहिए। किसका? कंसंट्रेशन यदि निकालना है तो होता है नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का, लीटर। तो ऊपर वाला तो मिल गया नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का। एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम के लिए हमें पहले मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास किसका? सॉल्यूशन का। कैसे निकालोगे? तो सॉल्यूट का मास, 1 मोल सॉल्यूट है तो 1 मोल सॉल्यूट का मतलब क्या? मोल गुने मोलर मास, 1 गुने 60। यूरिया का मोलर मास 60 होता है। तो सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। समझ में आया ना? ये सॉल्वेंट का मास हुआ, बहुत सिखा चुके इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये सॉल्यूट का मास हो गया, ये सॉल्वेंट का मास हो गया, यानी 1060 इतना ग्राम तुम्हारे पास। आवाज आ रही है मेरी? सर लैग कर रहा साउंड। अब जा रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, इसलिए मैंने पूछ लिया, मुझे पता चल जाता है कि लैग कर रहा है इसलिए पूछ लेता हूँ। 1060 ग्राम। अब हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए ना,
तो वॉल्यूम सोल्यूशन का निकाल लो। मास है 1060 एंड डिवाइड बाय डेंसिटी तो दिया हुआ है 1.05 1.05, लेकिन ये किस में हुआ? ml में हुआ। वॉल्यूम सोल्यूशन का ml में हुआ, क्योंकि ये ग्राम पर ml, ग्राम ग्राम कैंसिल होकर ml में मिला। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको ml में नहीं बल्कि लीटर में चाहिए, तो पहले तो ml में लिख दिया 1060 डिवाइड बाई 1.05, नीचे में ही डिवाइड किया जो कि ऊपर चला गया। तो ये जो सॉल्यूशन हमको ml में मिला, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए और किससे डिवाइड कर दोगे? 1000 से, है ना। इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया है लीटर में, 1000 से डिवाइड कर दिया तो लीटर हो गया। ये जो आपके पास आया मोलारिटी आ गया, है कि नहीं? यानी बेसिकली आ जाएगा कितना? 1050 बटा 1060, इतना मोलर। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये अप्रोक्सीमेटली 1 मोलर है कि नहीं? लगभग यस सर। है ना। अब यही सिखा रहे हैं। यस। हाँ, अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ कॉन्सेप्ट जो सिखा रहे हैं, यानी अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दे दिया तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके इतना आया। अगर डेंसिटी दिया हुआ नहीं रहता तो उस केस में क्या करें सर? तो उस केस में हम सिखा ये रहे हैं कि अगर बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, यानी सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो मोलारिटी और मोलालिटी अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। मोलारिटी और मोलालिटी अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो सिखा ये रहे कि अगर डेंसिटी दिया हुआ नहीं रहता तो आप मोलालिटी और मोलारिटी बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो अब तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ ही रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। 1050 बटा 1060 मल्टीप्लाइड बाई 0 पॉइंट आर का वैल्यू पुट करना है। 1 मिनट। तो आर का वैल्यू पुट करोगे तो 0.0821 टेम्परेचर तो है, केल्विन में पुट करोगे तो हो गया CRT। ये जो आएगा किस में आ जाएगा? एटमॉस्फेयर में। यही आंसर हो गया बच्चे, नोट करो। तो 24.39 यानी 24.4 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। एटमॉस्फेयर। कोई कैलकुलेट कर लो। ऐसे भी दिख रहा है कि 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। Yes, sir. सबका हो गया? Yes. सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, हम लोग चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है।
और सॉलिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा यानी सॉलिड का अमाउंट बढ़ेगा, सॉलिड के पार्टिकल की संख्या अगर बढ़ती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है, यानी दो चीज बढ़ता है। सॉलिड डालने पर दो चीज बढ़ता है, दो चीज घटता है। क्या क्या बढ़ता है? बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या क्या घटता है? वेपर प्रेशर घटता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। अब जरा अभी तक जो भी न्यूमेरिकल कर रहे थे ना, उसमें ग्लूकोज लेते थे, यूरिया लेते थे, यानी कि ऐसा सब्सटेंस ले रहे थे जो कि टूटता नहीं है, जो कि आयोनिक नहीं था, जो कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, जो कि आयंस में नहीं टूटता था। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सटेंस ले लें जो कि सॉल्वेंट में डालने के साथ ही वो टूटे, जैसे NaCl। अब NaCl लोगे तो पानी में डालोगे तो टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। एक मोल लोगे तो एक मोल अगर 100% टूटता है तो एक मोल Na प्लस का मिलेगा, एक मोल Cl माइनस का मिलेगा, मतलब एक मोल NaCl 2 मोल सॉल्यूट हो चुका होगा। तो सॉल्यूट का पार्टिकल चेंज करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज करेगा। कब? जबकि सॉल्यूट पार्टिकल या तो डिसोसिएट कर रहा है या तो एसोसिएट कर रहा है। तो जब पार्टिकल की संख्या चेंज करेगी ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज करेगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या कितना है इस पर। तो अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम मेजर करेंगे वो डिफरेंट होगा। किससे? यदि वो नहीं टूटता या नहीं जुड़ता उससे। तो ऐसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको कहते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको साथ में पहले थ्योरी को लिखते जाओ, कभी कभी पूछता भी है कि ये होता क्या है। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लिखते जाइए साथ में। व्हेन ए सॉलिड, कैसा सॉलिड? नॉन वोलेटाइल सॉलिड। आपको पता ही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन वोलेटाइल सॉलिड से ही आता है। व्हेन a solid is dissociated और एसोसिएटेड, मतलब या तो टूटता है या तो जुड़ता है, देन number of solute particles changes due to this measured, या इसको ऑब्जर्व भी कहते हैं, जो मेजर किया गया, जो ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हम सीपी लिख रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि बार बार हमको लिखना पड़ेगा सीपी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर different than normal colligative properties। नॉर्मल का मतलब क्या? यदि नहीं टूटता, यदि नहीं जुड़ता। नॉर्मल सीपी मतलब नॉर्मल colligative properties। दिस ऑब्जर्व्ड मतलब अब जो मापा जा रहा है, देखा जा रहा है, colligative properties आर कॉल्ड abnormal colligative properties। नोट कर लो।
हो गया? हो गया सर। अच्छा ये बताओ, हाँ ठीक है, ये बताओ कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर, किसी भी सॉलिड पार्टिकल का, कि कितनी उसकी संख्या उस पर, कितनी उसकी संख्या पर संख्या उस पर, नंबर ऑफ संख्या सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है, अर्थात नेचर पर डिपेंड नहीं करता। यही यहाँ पे कह रहा है कि अगर सॉलिड पार्टिकल हम डाले और टूट करके जुड़ करके बढ़ गया या घट गया, तो चूंकि सॉलिड पार्टिकल की संख्या घटेगी बढ़ेगी चेंज करेगी, इसीलिए अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो मेजर करेंगे वो डिफरेंट होगा। किससे? यदि नहीं टूटता नहीं जुड़ता तब मेजर करते उससे। तो अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ना, उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बड़ा सिंपल है, कोई टफ नहीं है। अब इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, कितना टूट गया या कितना जुड़ गया, तो इसके लिए एक फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर। बढ़िया समझना है, इंटरेस्टिंग है। वांट ऑफ साहब ने ना बहुत काम किया है, साइंटिस्ट थे। वांट ऑफ फैक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट टेल्स about extent of dissociation or association of solid particles। साथ में लिखते जाओ, इसका 3 फार्मूला है। सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये पहला फार्मूला। पहले नोट करते जाओ, फिर बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे है क्या। सर अगर कोई सॉल्यूट का पार्टिकल अगर आयन में टूटेगा तो वो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा? जो सॉलिड पार्टिकल आयोनाइज हो जाएगा उसका ना, आयन में यस है। जैसे पहले आयन, जैसे NaCl है, तो NaCl टूटेगा ना, किसमें टूटेगा बोलो? सर, Na और Cl में। हाँ, वही अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, फिर बताएंगे। तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो अब देखो, पहले एक ही मोल NaCl का लिए थे, अब टूटेगा तो 100% अगर टूट गया तो एक मोल Na प्लस का मिलेगा, एक और एक मोल Cl माइनस का मिलेगा। तो Na प्लस भी सॉल्यूट है और Cl माइनस भी सॉल्यूट है। तो अब एक सॉल्यूट से 2 सॉल्यूट बन गया, और पार्टिकल एक था अब 2 हो गया, मतलब एक मोल लिए थे तो 2 मोल हो गया। तो पार्टिकल की संख्या चेंज कर गई ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? चेंज कर जाएगा। उसी को तो कह रहे हैं, अब मेजर करेगा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो शुरुआत में जो मेजर करते बिना टूटे हुए उससे डिफरेंट होगा। उसी को बोलते हैं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी समझाएंगे बढ़िया से, लिखते जाओ। नॉर्मली जो है टूटने की जो घटना है ना, वो कहाँ होती है? आयोनिक कंपाउंड में होती है। और मॉलिक्यूल जुड़ता भी है, वो भी सिखाएंगे कहाँ जुड़ता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
तो सर एक्स्ट्रा मास कहाँ से आ गया सर? मास कंजर्व नहीं होगा क्या? टूटने या जुड़ने से मास कंजर्व बढ़ जाता है घट जाता है? पहले ये बताओ। कोई चीज हम जैसे NaCl 1 किलो लिए थे, पानी में टूट गया है, अब NaCl जो 1 किलो लिए थे 5 किलो और 6 किलो के 2 ही किलो रहेगा कि 1 ही किलो, क्या रहेगा? उतना ही रहे। उतना ही रहेगा, है कि नहीं? हाँ, उतना ही रहेगा, मास कंजर्व रहेगा। अगर मास घटने बढ़ने लगे यार, तो हम तो वहीं पे उत्पादन ना शुरू कर दें। NaCl 1 किलो डाला था, पानी में डाला 5 किलो हो जाए, फिर कहाँ समुद्र से हम निकालेंगे? वहीं से निकालेंगे घर में ही। तो मास तो कंजर्व ही रहेगा ना, वो चेंज थोड़ी करेगा। बताते हैं, सब चीज बताएंगे, नोट करो। हो गया सर। ये 3 फार्मूला लिखे हैं, ये 3 फार्मूला क्या है पहले उसको समझेंगे, फिर देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बात तो तुम ही कह रहे हो कि मास चेंज नहीं करेगा, लेकिन पार्टिकल चेंज कर गया, पार्टिकल की संख्या चेंज कर गई। तो अब जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो चेंज कर जाएगा। मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का मास, यानी बेसिकली कैसे निकालते हैं? जितना मास है डिवाइड बाय टोटल मोल। अब मास तो कंजर्व है, लेकिन टोटल मोल सॉल्यूट का चेंज कर गया, इसलिए ऑब्जर्व मोलर मास चेंज करेगा, मास चेंज नहीं करेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, वांट ऑफ फैक्टर जो है क्या बताता है? तो कोई भी एक सॉल्यूट पार्टिकल जैसे NaCl हमने लिया, तो कितना टूटा? 50% टूटा कि 20% टूटा कि 100% टूटा या टूटा कि जुड़ा, इसके बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, कितना परसेंटेज टूटा, आधा टूटा, 100% टूटा या जुड़ा, उसके बारे में बताता है। कौन टूटता और कौन जुड़ता है? सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्वेंट एज इट इज है, सॉल्वेंट के पार्टिकल की संख्या में कोई फर्क नहीं। सॉल्वेंट नॉन डिसोसिएटिव होता है, सॉल्यूट पार्टिकल ही डिसोसिएट या एसोसिएट कर सकता है। तो वांट ऑफ फैक्टर जो है वो क्या है? 3 तरीके से हम उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला है कि टूटने या जुड़ने के बाद जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम मेजर कर रहे हैं वो ऊपर में, और यदि वो पार्टिकल नहीं टूटता, जितना मोल लिए तो उतना ही मोल रह जाता, और तब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो नीचे में। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वांट ऑफ फैक्टर कहलाता है। दूसरा वाला फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला कैसे आएगा उसी से ये रिलेटेड है, या सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। सेकंड वाला फॉर्मूला ये क्या कहता है, कैसे वांट ऑफ फैक्टर आप न्यूमेरिकल्स में निकालेंगे? तो कहता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो नंबर का मतलब क्या? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, यानी ऊपर में नंबर ऑफ मोल रखोगे किसका? उस सॉल्यूट पार्टिकल का जो कि टूटने या जुड़ने के बाद हो गया। अब जैसे मैं कहूं NaCl 1 मोल लिया था, 100% टूटा, Na प्लस और Cl माइनस में, देखो यहाँ लिख रहे हैं NaCl भाई साहब को हमने लिया, पानी में डाला और ये 100% टूट गया। अब NaCl बचा नहीं, बल्कि Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही है। इसका 1 मोल लिए थे, है कि नहीं? ये शुरुआत में नहीं था, T=0 का मतलब क्या? शुरुआत में। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में गया किसी टाइम T पर, ये बेचारा खत्म हो गया, पूरा का पूरा खपत हो गया इसका। तो 1 में से 1 गया तो कितना बच गया? 0 तो बचा ही नहीं। लेकिन 1 मोल इसका कितना मोल देगा? 1 मोल, और Cl माइनस भी 1 मोल, यानी 1 और 1 नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? अब 2 हो गया। तो बताओ सॉल्यूट का पार्टिकल टूटने के बाद कितना मोल हो गया? सब बोलो। 2 मोल सर। 2 मोल। कहाँ रखेंगे उसको? ऊपर में रखेंगे। वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए उसको ऊपर में रखें कि नीचे में? ऊपर में रखें। ऊपर में, यानी 2 रखेंगे ऊपर में, यानी 2 रखेंगे ऊपर में। और जितना शुरुआत में नंबर ऑफ पार्टिकल लिया था उससे डिवाइड करेंगे। शुरुआत में T=0, शुरुआत में कितना मोल NaCl का लिया था? बोलो। सर आवाज नहीं। अभी आएगी आवाज, आवाज लैग कर रहा है सर। अब नहीं करेगा, आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है बेटा? यस हाँ। सर। तो बोलो कि शुरुआत का NaCl का मोल कितना लिए थे? 5 मोल लिए थे, 6 की 1 मोल लिए थे? 1 मोल सर। तो 1 से डिवाइड कर देंगे। तो वांट ऑफ फैक्टर समझ में आया ना? टूटने के बाद हो गया 2, 1 और 1 2 ऊपर में, और जितना शुरुआत में लिए थे नंबर ऑफ मोल नीचे में, तो 2/1 वांट ऑफ फैक्टर हो गया कितना? 2 के बराबर। यानी मोटा मोटी समझने के लिए हमने आपको ये वांट ऑफ फैक्टर, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है यही वाला वांट ऑफ फैक्टर का है। अब एक और फार्मूला आया वांट ऑफ फैक्टर का, नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या? नॉर्मल मोलर मास जैसे NaCl है, तो NaCl का मोलर मास जो तुम निकालोगे ना 58.5, जैसे देखो NaCl का अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करें तो सोडियम का होता है 23, है ना, 23, और Cl का होता है 35.5। निकालोगे तो कितना आ गया? 58.5। ये नॉर्मल मोलर मास हुआ, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास ऊपर वाला। और यही अगर टूट जाए, टूट करके 2 पार्ट में कंप्लीटली 100% टूट गया, तो अब जो हम मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास का मतलब होता है, अच्छा ये बताओ नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो? अगर पार्टिकल की संख्या दे रखी है, ऊपर में पार्टिकल की संख्या है, डिवाइड बाय n एंड डिवाइड बाय Na, पार्टिकल की संख्या एंड डिवाइड बाय Na, एक फार्मूला ये होता है कि नहीं? और अगर मास दिया है तो कौन सा फार्मूला? मास को डिवाइड करते हैं किससे? मोलर मास। m का मतलब क्या? मोलर मास, ये भी फार्मूला है। अब मास तो कंजर्व है, सॉलिड का मास जितना लिए तो उतना, ये चेंज करेगा नहीं। अब चूंकि नंबर ऑफ मोल तुम्हारा चेंज करेगा, या तो ये बढ़ेगा या तो घटेगा। तो बताओ अगर ये मास कांस्टेंट है, ये तो चेंज करेगा नहीं, जितना मास लिए तो उतना ही है, ये कांस्टेंट है भाई। NaCl अगर 1 किलो लिए तो 1 ही किलो रहेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल सॉलिड पार्टिकल का अगर बढ़ गया, तो बताओ मोलर मास घटेगा कि बढ़ेगा, जिसको ऑब्जर्व मोलर मास कहेंगे। मैथमेटिकली बताओ, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी नंबर ऑफ मोल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल जो पहले ऊपर था, तो ऑब्जर्व मोलर मास कहाँ हो गया? नीचे हो गया। और जो शुरुआत में नंबर ऑफ, यानी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, तो शुरुआत का नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल जो नीचे ले रहे थे, यही यहाँ पर ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जो ऊपर था वो नीचे, नीचे था वो ऊपर हो जाता है। अब जरा ध्यान सुनो, इसको लिख लोगे, पहले समझोगे बढ़िया से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम ये कह रहे हैं, ये बात तो पता चल गया कि ये जो मोलर मास है, चाहे ऑब्जर्व मोलर मास की बात करो या कोई भी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होगा। अब जो हम पूछते हैं, मुझे बताओ, अगर मोलर मास का वैल्यू, इसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से, मोलर मास का वैल्यू बढ़ा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल पार्टिकल घटा कि बढ़ा? ये बताओ पहले। घटा ना, ये घटेगा, सिंपल मैथ है। और अगर उल्टा कह दे कि नंबर ऑफ मोल जो सॉलिड पार्टिकल का है वो बढ़ गया, कब बढ़ेगा? डिसोसिएशन में बढ़ जाएगा। एसोसिएट होगा तो बड़ा होगा तो नंबर ऑफ मोल घटेगा, लेकिन अगर टूटा तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा। तो ये जो मोलर मास है, जिसको ऑब्जर्व मोलर मास करें, ये क्या होगा? घटेगा, घट जाएगा। घटेगा। वेरी गुड। इसका मतलब ध्यान सुनो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी पार्टिकल टूटेगा ना, तो पार्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी। तो अब जो ओवरऑल मोलर मास हम सॉलिड पार्टिकल का निकालेंगे वो घटेगा। पार्टिकल छोटा छोटा टूटने के बाद छोटा छोटा हो जाता है, तो मोलर मास जो है वो घट जाएगा, ऑब्जर्व मोलर मास घट जाएगा। जुड़ने के बाद पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी। 4 पार्टिकल था, जुड़ करके 2 ही पार्टिकल हो गया, तो पार्टिकल की संख्या घटेगी, लेकिन पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो साइज बड़ा होने का मतलब उसका मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ मोल घटेगा, मोलर मास बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो मोलर मास घटेगा। इसको नोट करो, इसको बार बार हम लोग समझेंगे आगे भी।
तो इस स्लाइड में सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है वो दूसरा वाला, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। न्यूमेरिकल में यही वाला फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा। हो हो गया सर। चलो अब ये लिख लो। हो गया सर। हो गया। हो आगे गया बढ़े। यस सर। अब जरा देखो, दो केस हो सकता है। एक सर, केस थोड़ा हो सा सकता, हाँ थोड़ा सा रह गया, तो फटाक से लिख लो। हो गया सर। अब जरा देखो, कह रहे हैं कि दो केस हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? डिसोसिएशन का पहला केस लेते हैं। केस ऑफ डिसोसिएशन मतलब पार्टिकल जो है ना, सॉल्वेंट में डालने पर टूट रहा है। जनरली कौन टूटता है? जो आयनिक कंपाउंड होता है वो टूट जाता है। और क्या? जैसे कोई एक सॉलिड पार्टिकल लिया AN समझने के लिए, और ये भाई साहब टूट गए सॉल्वेंट में जाकर के NM। तो T=0 का मतलब शुरुआत में, जैसे कहते हो ना फिजिक्स में कि T=0 मतलब पार्टिकल इनिशियली कहाँ पर। तो T=0 का मतलब शुरुआत में जो हमने सॉलिड पार्टिकल लिया था। मान लो कि सॉलिड पार्टिकल हम लोगों ने लिया 1 मोल। तो शुरुआत में तो ये जो टूटा है वो तो था ही नहीं, लेकिन किसी टाइम T पर सॉल्यूशन बना, सॉल्वेंट में गया और इसमें से अल्फा पार्टिकल टूटा, तो अल्फा घटेगा। 100% अभी नहीं रहे। तो 1 मोल में से अल्फा अगर जाएगा तो ये बचेगा कितना? 1 माइनस अल्फा। तो 1 मोल अगर 100% टूटता तो n मोल देता, तो अल्फा कितना देगा? n अल्फा। है ना, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना स्टोइकियोमेट्री। 1 मोल n मोल देगा तो अल्फा देगा n अल्फा। जहां पर ये अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। केमिकल इक्विलिब्रियम में ही पढ़े होंगे, हर जगह पढ़ना रहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर कोई बच्चा पढ़ करके भूल गया है तो उसके लिए बताते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है, यहाँ पर सब्सटेंस क्या ले रहे हैं? सॉल्यूट ले रहे हैं। तो 1 मोल सब्सटेंस में जितना मोल टूटता है उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे 1 मोल में से 0.2 मोल टूटा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा 0.2। तो 1 मोल में से अल्फा मोल टूटा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा अल्फा। अगर कहे परसेंटेज डिसोसिएशन तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना, डिग्री का मतलब होता है 1 में से कितना। तो अल्फा अगर मिल गया 100 से गुना कर दोगे ना तो परसेंटेज डिसोसिएशन आपको मिल जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर हम लोग पढ़े थे कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर होता है टूटने या जुड़ने के बाद अब जो सॉलिड पार्टिकल की संख्या हो गई, जोड़ते हैं, टूटने के बाद 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये कुछ बच गया और ये कुछ बना, तो जो बच गया और कुछ बना सबको जोड़ दिया तो इतने पार्टिकल हो गए। अब कौन बना कौन बचा उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ डिपेंड क्या बताया था कि डिपेंड करता है कितना मोल रह गया सॉलिड पार्टिकल का, उस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो ऊपर में जितना सॉलिड का पार्टिकल बचा हुआ अब रह गया, तो ये बना ये बचा, दोनों को जोड़ दिया एंड डिवाइड बाय इनिशियली जो लिया था, कितना लिया था? 1। यही तो वांट ऑफ फैक्टर
आई हो गया। इसी को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस अल्फा कॉमन लेंगे तो n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए एक फार्मूला आ जाएगा i-1 एंड डिवाइड बाई n-1। तो सर क्या ये वाला फार्मूला रट लें? अरे कितना रटेगा, रटना नहीं है। कोई भी कंपाउंड दे ना तो उसको फटाक से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा का वैल्यू। बस 1 मिनट देखो, अभी नोट कर लेना, अभी देखो कैसे निकालते। मान लो कि कोई एक कंपाउंड दिया, आयोनिक कंपाउंड A2B3 ऐसी कोई ले लिया, तो इसको तोड़ने आना चाहिए। कैसे तोड़ोगे? ए में टूटेगा और बी में, पहला कैटायन दूसरा एनायन, कैटायन मिलेगा 2, एनायन मिलेगा 3, 3B। इधर वाला चार्ज इधर, यानी इस पे चार्ज आएगा कैटायन पे +3 और एनायन पे चार्ज आएगा -2। ऐसे तोड़ने आता है सबको ना। जैसे NaCl है तो कैसे तोड़ते हैं? Na+Cl-। यस तो एक ऐसी A2B3 ले लिया। हाँ वेरी गुड। तो T=0 पर कितने मोल से? 1 मोल लो। अल्फा जो होता है ना 1 मोल में डिफाइन होता है, इसलिए शुरुआत में 1 ही मोल लेंगे। ये नहीं था, ये नहीं था। T=0 पर तो नहीं टूटा था, लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट में किसी टाइम T पर गया तो T काट मत देना कि T1 T का मतलब किसी टाइम T पर। इसमें से अगर अल्फा मोल गया तो एक खर्चा हो गया। अल्फा मोल लिया कितना था? 1 मोल। तो नीचे लिखते हैं वो जो बच जाता है, तो 1 मोल देगा, पढ़ते ऊपर से 1 मोल देगा 2 मोल, तो अल्फा देगा 2 अल्फा। खर्चा हुआ इसके हिसाब से, 1 मोल देगा 2 मोल तो अल्फा देगा 2 अल्फा। बोलो कि यहाँ पे कितना अल्फा लिखे? 3 अल्फा। वेरी गुड। हाँ तो हो गया, समझ गया और क्या फिर। तो अब वांट ऑफ फैक्टर हमको लिखना है, तो कुछ रटे थोड़ी ना है, सीधे सीधे फटाक से लिख दिया। अब जितना पार्टिकल का मोल हो गया सॉल्यूशन में उसको लिख लो, 1 माइनस अल्फा ये वाला जो बचा, प्लस जो आयन बना 2 अल्फा और एक और बी वाला बना 3 अल्फा, सबको जोड़ दिया। किससे डिवाइड करें? सब बोलेगा 1 1 से, जो शुरुआत में लिए थे। हमेशा 1 ही मोल लेते हैं शुरुआत में। तो अब देखो अल्फा और आई में रिलेशनशिप आ गया, तो 1 प्लस 4 अल्फा है ना, 3 2 5 में से गया, इट इज इक्वल टू आई। यानी बेसिकली अल्फा हम लिख सकते हैं क्या भाई? तो i-1 डिवाइड बाई 4। तो ऐसे कर लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, फटाक से उसको हम लिख करके ना और अल्फा निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब एक चीज और, 2 मिनट और लगे बेटा, उसके बाद नोट कर लेना। अच्छा ये बताओ, जब डिसोसिएशन हुआ, इन डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन में बताइए कि नंबर ऑफ पार्टिकल घट गया कि बढ़ गया? बोलो सब। बढ़ गया। है ना, पार्टिकल की संख्या बढ़ गई, यानी नंबर ऑफ मोल बढ़ गया। नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्यूट का। क्या हुआ? बढ़ गया। तो बढ़ गया तो यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकता है? ये जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो सॉल्यूट का होगा वो क्या होगा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। जैसे NaCl का मोलर मास 58.5 निकाला था, लेकिन NaCl को पानी में डालोगे ना तो अब जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा 58.5 से कम होगा, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल बढ़ जाएगा तो उसका ऑब्जर्व्ड मोलर मास घट जाएगा, जो कि आगे न्यूमेरिकल में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको नोट कर लो फटाफट यहाँ से। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। चलो तो फिर ये नोट कर लो बेटा। सर नहीं हुआ। नहीं हुआ? नोट कर लो फटाफट। हो गया सर। ठीक, इसको नोट कर लो।
इसके बारे में ना डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बढ़िया से सीखना है। तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आ गया ना तो रटना नहीं पड़ता है। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है बच्चे, तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबको जो मैंने भेजा था लिक्विड सॉल्यूशन का, शायद मैंने भेजा था उसका फॉर्मेट, इस पीडीएफ फॉर्म में शायद भेजा था, तो मिल गया है क्या पीडीएफ उसका? डाउनलोड कर लिया है? तो अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन देंगे बेटा, उसको हम देख लेते हैं, तो अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन देंगे और उसको आप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। Okay, sir. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.